Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Yes, sir. Slide visible है आपको? Yes, sir. Okay. Today is our third class, जो कि expectation से काफी ज्यादा हो गई हैं classes. So I thought कि हम 2 class में इसको wrap up कर देंगे. But due to थोड़ा इसमें deeper, we went a little bit deeper with the subjects, with the syllabus. So it will take one more class जहाँ पर हम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे. सो जो टॉपिक वी आर लेफ्ट विद, इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. नाउ ओके, ठीक है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, we have already seen that आपको स्टैट्यूटरी एक्ट पता है ना? स्टैट्यूटरी जो पार्लियामेंट से पास होके जाता है और वो इवेंचुअली इट बिकम्स एक्ट क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट. वैसे ही ना पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, 1986 इसका नाम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एक्चुअली हुआ क्या था कि 1985 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी. भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड करके जो गैस थी, पॉइजनस गैस थी, वो एक्चुअली वो जो चैम्बर था ना, वो किसी रेजिडेंशियल, तो जब वो लीक हुआ और तो उससे काफी ट्रेजेडी हो गई थी, काफी लोगों की डेथ हो गई थी. पर गवर्नमेंट टुक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड इट by the next year they have enacted a law called the Environmental Protection Act. ठीक है. इससे पहले ही you have already heard the United Nations. The United Nations is like a grouping of the countries, different countries. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था, वो अपने अपने एग्रीमेंट लाते रहते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए थे. तो वैसे उन्होंने 1978 में ना एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया था. इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972. तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्चुअली ये तो ग्लोबली हो गया, एग्रीमेंट कर दिया. अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट ऑलरेडी बना चुके थे 1972 में ही, और एक और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है. तो इसका काम क्या है? इस एक्ट का काम क्या था? इस एक्ट का काम था कि इट एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को इसने एम्पावर कर दिया. किसके रिगार्डिंग में एम्पावर कर दिया? टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन. तो पोल्यूशन एक्चुअल में एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई एक्ट के थ्रू कि वो जो भी उनको फीजेबल लगेगा या जो भी उनको एक्ट लगेगा, वैलिड लगेगा, तो वो चीज पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. इसके अलावा कि इम्यूनिटी दे दी गई थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को. तो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे हो, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, कोई भी जो इस रिगार्डिंग में काम कर रहे हैं, भी कोई भी काम किया गया है while handling hazardous substance except those in compliance with the regulatory procedures and standard. एक तरीके से उनको अगर मान लो कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है जो कि पोल्यूशन को उसको कर्ब कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके द्वारा अगर कुछ होता है तो वो एक तरीके से उनको इम्यूनिटी मिलेगी, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. ठीक है.
इट डिबार्स सिविल कोड। तो सिविल कोड का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था 10th यूनिट में, सिविल कोड्स क्या होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, ऐसे कोर्ट्स को उनको डिबार कर दिया गया है कि वो उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा पॉल्यूशन वाले मामले में। ठीक है, मान लो कि कोई फैक्ट्री है और वो पोल्यूशन कर रही है और सराउंडिंग वाले लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, वो जाएंगे एक अलग से कोर्ट बनाए गए जिनको एनजीटीज बोला गया है। एनजीटीज सुना आपने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना आपने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल कोर्ट्स ही होते हैं, बट जिनका स्पेसिफिक टास्क होता है, जो पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। ठीक है ना? ओके इसके आगे ये था कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द करंट प्रोविजन ऑफ द ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वायलेटर कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ, अगर किसी ने भी ईपीए का अगर उल्लंघन किया तो उसको 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इनकार्सरेशन हो सकता है, जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए का, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दी गई, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी गई। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सर जो राज्य की सरकार होती है, जो राज्यों की सरकार होती है, जैसे उत्तराखंड सरकार हो गई, या हरियाणा सरकार हो गई, हिमाचल सरकार हो गई, तो उनको कोई पावर नहीं दी गई, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। ठीक है, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है डिसीजन मेकिंग के लिए इसमें। ठीक है, इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, इसका जो ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक है ईपीए का, कि यहाँ पर ना बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं जिसको कवर नहीं किया गया इसमें। जैसे द एक्ट डज नॉट एड्रेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब जो पहले सिर्फ जो अगर वायु प्रदूषित होती थी उसी को पोल्यूशन मानते थे। ठीक है, बट जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे नॉइस भी आने लग गया, नॉइस भी प्रॉब्लम होने लग गया, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन को, इनको इंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रैफिक हो जाता है, ओवरबर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, तो उसको भी पोल्यूशन कंसिडर नहीं किया। इसके अलावा जो रेडिएशन वाली वेव्स होती हैं उनको भी पोल्यूशन नहीं कंसिडर किया। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा इसी के अंडर में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में एक अथॉरिटी बनाई गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अथॉरिटी है किस एक्ट के अंडर में बनी है, तो वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनी है। इसका मेन काम है कि गंगा को क्लीन रखना। ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं वो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाद जितने भी जो गंगा क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इस अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इसको EIA बोलते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो क्या होता है, एक ये भी इसके अंडर में बनी हुई है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी EPA के अंडर में आती है। व्हाट इज EIA? ये होता है जैसे कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में जैसे 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, 4 धाम प्रोजेक्ट का मतलब है कि रोड बिल्कुल ऑल वेदर रोड बनेंगे जो कि खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वाला या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी प्रोजेक्ट चलता है ना, तो उससे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। मतलब कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स कि पहले ऑफिशियल्स जाएंगे वहां, जांच पड़ताल करेंगे कि इस प्रोजेक्ट से कितना नुकसान हो सकता है, फिर दोबारा दूसरे लेवल से लोगों को इंक्लूड किया जाता है, वहां के आसपास के लोगों को। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का घर उसमें चला जाए, जैसे टिहरी डैम में हुआ था कि जो एक टिहरी जो विलेज था वो पूरा डूब गया था टिहरी डैम में। तो पूरा पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, या जो वो लोग हैं जो जो अफेक्टेड लोग हैं, या जो जो
ग्रीवेंसेस जिनके एड्रेस करने हैं, ये बाद में जिनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, वो सारा चीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में किया जाता है. सो द मेन गोल इज टू मिनिमाइज द adverse impact on the environment due to any infrastructure or construction projects. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये भी ईपीए के अंडर में आता है. इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2011, इसका काम होता है, इसमें क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय इलाका होता है, उनको जो एरिया होते हैं करना है. इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कैसा होगा, लोगों को वहां पर जैसे होता है ना, टूरिज्म को प्रमोट करना, वहां करना है या नहीं करना है, या कितने दूर पे करना है, वो सारा इसमें कवर होता है. इसके बाद होता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये भी ईपीए के अंडर में आता है. सो बेसिकली ईपीए का जो मेन काम था ना, वो पोल्यूशन को कंट्रोल करना था और एनवायरनमेंट को और अच्छा करना था बेसिकली. ठीक है ना, क्लियर हो गया ईपीए क्या है? यस सर. सर जो अभी आपने एनवायरमेंट ये बताया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, जो भी हम ईपीए के अंदर जो भी नया प्रोजेक्ट या कुछ भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले EIA होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट होता है. हाँ, ओके, कि क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, कि कोई भी प्रोजेक्ट के लॉस होगा या क्या रहने वाला है. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हमको बहुत नुकसान हो रहा है और फिर भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. हमको देखना है कि इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कितना होगा, कितना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि हाँ, कि क्या क्या तरीके से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा होगा तो फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाएंगे. ठीक है, ओके. अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड एफर्ट्स. अब इसको ध्यान से समझना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है. तो ये आप पहले ये समझ लो, ये है क्या. इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मतलब है कि देखो, अगर इंडिया खुद की प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद भी अगर इनिशिएटिव ले लेना, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी पूरी दुनिया पेड़ काटे और इंडिया पेड़ लगाए, तो नुकसान इंडिया को भी होगा. यस और नो? क्योंकि इन्वायरमेंट तो कनेक्टेड है ना, है कि नहीं? अगर मान लो यस सर अमेज़न जो ब्राजील है अपने पेड़ जला दे, जो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है ना, दे आर कंसिडर्ड द लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि सबसे ज्यादा जहां पे जंगल है वो वाला इलाका है, अमेज़न वाला. अगर हम अपनी पॉलिसी अच्छी बना ले और ब्राजील अपने जंगल जला ले, तो इफेक्ट हम भी होंगे ना उससे. यस सर नो? तो वैसे ही ग्लोबली जितने भी कंट्रीज हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एफर्ट लिए हैं, एग्रीमेंट बनाए हैं आपस में मिलके कि हम दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत चीजें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट का प्रॉब्लम, डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो कभी नहीं हुआ है अब हो रही है वो चीजें. तो उनसे बचने के लिए ग्लोबल एफर्ट क्या क्या है, जो अभी हम पढ़ेंगे एक करके. पहला आता है, आप ये इसको पढ़ो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट था. तो उससे पहले हमको वियना कन्वेंशन पढ़ना है. मॉन्ट्रियल से पहले वियना कन्वेंशन होना है. कन्वेंशन का मतलब आपको पता है ना? ठीक है, कन्वेंशन का मतलब होता है एक साथ मिलना टाइप का. ठीक है, जहाँ पे चर्चा हो रही है चीजों को लेके. ठीक है, तो समझौता टाइप? नहीं, समझौता. कन्वेंशन का मतलब होता है एक मिल रहे हैं पहले, अभी जैसे कोई चीज मिल रहे हैं और उसके बाद कोई प्रोटोकॉल निकाल रहे हैं. प्रोटोकॉल होता है जिसपे काम करना है, और कन्वेंशन का मतलब एक तरीके से अभी मिल रहे हैं, है ना, चर्चा कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो क्या हुआ था, ये जो ऐसा टाइम था, जो 1980s का जो टाइम था ना, वहां पर ओजोन डिप्लीशन शुरू हो गया था. हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ओजोन डिप्लीशन यहाँ पे शुरू हो गया था. अब उससे बचने के लिए ना, कि कैसे इस चीज को कर्व किया जा सकता है, तो वियना कन्वेंशन हुआ और इसको अडॉप्ट किया गया 1985 में, और ये फोर्स में आया 1988 में. इसका मेन काम क्या was the first international effort, पहली बार इंटरनेशनल एफर्ट किया गया, अंतरराष्ट्रीय एफर्ट था ये. क्या करने के लिए? ठीक है, क्या करने के लिए था ये एफर्ट? प्रोटेक्ट ओजोन लेयर को. ठीक है,
एंड वन थिंग, दिस वाज नॉट लीगली बाइंड। लीगली बाइंड का मतलब होता है कि ये वैधानिक रूप से बाध्य नहीं था। बोलने का मतलब कि अगर कोई कंट्री जो इसका मेंबर है वियना कन्वेंशन का, अगर वो कोई एफर्ट नहीं लेता ना अपने इंडिविजुअल तरीके से, कंट्री के एज ए कंट्री कोई एफर्ट नहीं लेता ना, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरीके से वॉलंटरी था। वॉलंटरी मतलब अगर हम स्वेच्छा से हम चाह रहे हैं कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करे, तो उसके लिए हमको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको एफर्ट लेने पड़ेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम रिडक्शन गोल फॉर यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आपको पता है इंडस्ट्रीज में जो रेफ्रिजरेट इंडस्ट्री हो या कूलिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर CFC बहुत ज्यादा यूज होता है, यस और नो, है ना। तो इसके कारण ओजोन डिप्लीट हो रही थी, तो हमको वो मिनिमाइज करना था, कम करना था और धीरे धीरे उसको खत्म करना था। ओके, अब इसी में ही वियना कन्वेंशन के बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना का मतलब है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, उसकी राजधानी है वियना। मॉन्ट्रियल इट इज इन कनाडा, ठीक है, कनाडा में मॉन्ट्रियल है। तो वहां पर जो सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वहां पर ये इसकी ये निकल कर आया था ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो हमको क्या करना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, अगेन दिस इज फॉर ओजोन, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन से। इसका मेन काम था टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ODS। क्या करना था, रिड्यूस करना था। रिड्यूस किसको रिड्यूस करना था, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ODS। ODS क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग substances, डिप्लीटिंग substances, ठीक है। ये फोर्स में आया 1989 एंड इंडिया बिकेम मेंबर इन 1991। 1991 में इंडिया इसका मेंबर बना, ठीक है। अब यह ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज तक की ना सबसे एक तरीके से सबसे ज्यादा रेटिफाइड वाली एग्रीमेंट है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा मेंबर कंट्रीज ने, ऑलमोस्ट सारे मेंबर कंट्री ने इसको एग्री किया था, ठीक है ना। क्लियर है ना, वियना कन्वेंशन और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, अब आ जाते हैं रियो समिट। लीगली बाइंडेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ ये लीगली बाइंड है, ये लीगली बाइंड है। एक बार चेक कर लेना, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। मेरे ख्याल से इस पे तो अभी काम चल रहा है, इस पे अभी भी चल रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। हाँ नहीं, हाँ ये लीगली बाइंड है, ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। ये काम अभी चल रहा है, ये अभी फोर्स में है। मतलब धीरे धीरे हमको, एक्चुअली क्या था, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने अभी बिल्कुल बंद हो गया है पूरी दुनिया से, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से। अब हम शिफ्ट हो गए हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, जो कि इज लेस हार्मफुल, ठीक है। तो जब इसको हमने ना ABC कंट्रीज में इसको बांटा हुआ है, मतलब A कंट्रीज वो हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको जल्दी जल्दी रिड्यूस करना है ये। तो इंडिया थर्ड टाइप की जो कंट्रीज में आता है, जिनको थोड़ा टाइम मिला हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण था ना, वो धीरे धीरे शुरू हुआ है, मतलब बहुत बाद में शुरू हुआ है। तो हमने एक तरीके से ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत कम था ओजोन डिप्लीटिंग के लिए, ठीक है, हमारा उसमें ज्यादा हाथ नहीं था। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ज्यादा हाथ था। तो उनको उनको पहले बोल दिया गया था कि तुमको बिल्कुल खत्म करना है ये, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, उसके बाद आता है रियो समिट। रियो कहाँ है, रियो ब्राजील में है, ठीक है, रियो समिट। अच्छा, इसको ध्यान रखना कि रियो समिट एक तरीके से बहुत बड़ा एफर्ट था, दुनिया के द्वारा लिया गया बहुत बड़ा एफर्ट था टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा था ग्रेजुअली, उसके लिए दुनिया के जो लोग थे, दुनिया के जो देश थे, वो इकट्ठा हुए थे रियो में। तो वो उसको बोला जाता है रियो समिट। ये हुआ था 1992 में, 1992 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED का कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है।
ये कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन की, जिसमें 172 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इट वॉज टू असिस्ट गवर्नमेंट इन रीथिंकिंग व्हाट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप रीथिंक करो, सोचो कि एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। मतलब पहले क्या हो रहा था कि अगर मेरा देश इकोनॉमिकली बढ़ रहा है तो मैं ये ध्यान नहीं देता था कि इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बस मुझे पैसा कमाना था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि ये इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा था। तो एक्चुअली कंट्रीज को सोचवाना था, सोचो भाई, तो तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये थोड़ी कि तुम जंगल काट के तुम अपने यहाँ चेयर और टेबल बना के बेचो, तो ये तो देखो कि नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है। एंड टू फाइंडिंग वेज टू स्टॉप पोल्यूटिंग द प्लैनेट एंड डिप्लीटिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस समिट में UNFCCC साइन हुआ, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसका जो फुल डेफिनेशन था ये साइन हुआ था, UNFCCC साइन हुआ था, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये साइन हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब क्या हुआ था, इट वाज साइंड एंड इट इज अ यूनाइटेड नेशन एंटिटी टास्क विद सपोर्टिंग ग्लोबल रिस्पांस टू थ्रेट क्लाइमेट चेंज। तो इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था कि जो कंट्रीज एफर्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, वो पोल्यूशन को कर्व करने की या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, उनकी हेल्प करना था इसका मेन काम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका जो सेक्रेटेरिएट था, सचिवालय था, वो जिनेवा में। इसमें 197 पार्टीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इट इज द सुप्रीम बॉडी। मतलब UNFCCC का जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ना, जैसे किस ज्यादातर आपने देखा है कार्यकारिणी एक बैठक, एक कार्यकारिणी वाला एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है किसी भी, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जो, जैसे कैबिनेट हमने पढ़ा था, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो सबसे कोर पार्टी है जो डिसीजन लेती है उसको कैबिनेट बोलते हैं। तो वैसे ही UNFCCC का जो कोर पार्टी है जो डिसीजन ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसमें दुनिया के जितने भी हेड होते हैं वो मेंबर होते हैं और ये डिसीजन लेते हैं। अगर ग्लोबली कोई भी एग्रीमेंट करना हो तो ये डिसीजन लेते हैं उस पे। दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग थॉट। ध्यान रखना इसको, COP क्या होता है अभी आगे आने वाला है आगे, ओके। अब इसी के अंडर इसमें एक और साइन हुआ था जिसको बोलते हैं CBD। UNFCCC में जब ये हुआ था ना, UNFCCC इसी के साथ में 1992 में ही एक और साइन हुआ था जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। नाउ दिस इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इसका मेन काम था टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी दैट हैज बीन इन फोर्स सिंस 1993 से आज तक ये फोर्स में है, ठीक है। आप कभी कभी सोचते हो कि हम कुछ चीजें हम ना अपने मनचाहे तरीके से नहीं कर सकते, हम जंगल नहीं काट सकते, ये सरकार के जो ऑफिशियल हैं वो आ जाएंगे, कुछ चीजें हैं। तो ऐसा है कि ना बहुत चीजें इंडिया की जवाबदेही होती है यूनाइटेड नेशन में, कि क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं दूसरी यूनाइटेड नेशन में, तो इंडिया की भी अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और ऑब्वियसली मॉरल तो बनती ही है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीजों को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। ये 196 नेशन ने साइन किया। ये रेटिफाई का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब कि जैसे कोई भी यूनाइटेड नेशन में कोई भी एग्रीमेंट आता है ना, तो अगर मान लो कि हमने उसको साइन कर लिया तो वो साइन करते ही फोर्स में नहीं आता, उसको अपने देश की पार्लियामेंट से उसको पास कराना होता है, और जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं रेटिफाइड, मतलब अब वो हमारे कंट्री में भी फोर्स में आ गया, ठीक है। रोल है, इट सेट्स आउट गाइडलाइंस फॉर कंट्रीज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये कंट्रीज के लिए गाइडलाइन बनाता है जिसका मेन मकसद होता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना,
ठीक है। in terms of ensure sustainable use and promote fair and equitable benefit sharing, मतलब उसका सस्टेनेबल यूज का मतलब आप समझते हैं कि वो उसको इस तरीके से यूज करना है कि जो अर्थ की जो अपनी रीजेनरेटिव कैपेसिटी है उसको वापस देने की वो मेंटेन रहे। प्रमोट फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी प्लांट का रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, कोई भी प्लांट का, अगर प्लांट या फॉरेस्ट का या बायोडाइवर्सिटी का कोई भी, जैसे मान लो कि मैंने पीपल का पेड़ लिया, पीपल के पेड़ की मैंने साइंटिफिक कुछ रिसर्च की, उसका जेनेटिक उसका जीनोम मैपिंग किया मैंने, ठीक है, जीनोम मैपिंग किया मैंने पीपल का और स्टडी पब्लिश कर दिया, तो उससे जो फायदा होगा ना, तो वो फायदा सबको होना चाहिए, जिस कंट्री से लिया है वो रिसोर्स, जो जो उसमें इन्वॉल्व है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने हल्दी पे पेटेंट लगाया तो कोई यूज नहीं करेगा उसको, ऐसे नहीं, वो उसको सब यूज करेंगे, ठीक है। इसका मेन काम था फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। इसका जो सचिवालय है इट इज इन मॉन्ट्रियल, जहां पर ओजोन वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। Now it meet on the regular intervals and these meetings are called the conference of parties, and conference of parties the इसकी भी highest decision making जो body है that is COP। Now in 2000 एक और CBD का एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको बोलते हैं कार्टेगेना प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल। कार्टेगेना मेरे ख्याल से इट इज इन पेरू इज ए साउथ अमेरिका की कंट्री है, वहां का एक शहर है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल वहां साइन हुआ था। कार्टेगेना प्रोटोकॉल, अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद व्हिच एग्रीमेंट, तो द आंसर वुड बी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हाँ, ठीक है। और इसका मेन रोल क्या है? कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी मतलब कि कैसे बायोलॉजिकल जो चीजें हैं उनको कैसे हैंडल करना है ना, बायोसेफ्टी है ना। हो सकता है ना कि मान ले कि कुछ ऐसा केमिकल बायोलॉजिकल या कुछ ऐसा था कि उसको ट्रांसफर किया दूसरी कंट्री में और उन्होंने खोला और थोड़ा गड़बड़ हो गया चीजें, तो उनको कैसे बायोसेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैनेज करनी है, दैट वाज साइंड इन कार्टेगेना प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा ही इसी में एक और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आया जिसको बोलते हैं नागोया प्रोटोकॉल। नागोया जापान में एक जगह है नागोया, वहां पर ये साइन हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स, है ना, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल यू कैन से जो बायोलॉजिकल, जैसे वो प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है या कुछ इंसेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसका जेनेटिक रिसोर्स कैसे यूज करना है, उसका जो जेनेटिक रिसोर्स है उसको कैसे एक्सेस करना है, वो प्रोटोकॉल हुआ था नागोया प्रोटोकॉल में, ठीक है। इज इट क्लियर? ये 2010 में आया। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू के हिसाब से जो जो बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, वो एक तो ये बन सकता है कि कार्टेगेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द बायोसेफ्टी, ठीक है, विच वॉज केम इन 2000। फिर आया नागोया प्रोटोकॉल विच इज रिलेटेड टू द जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स, ठीक है, एंड इट वॉज अडॉप्टेड इन 2010 and these are both are the part of the CBD itself. Clear है ना? ओके, उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है सर? उस पे क्वेश्चन था। ओके, देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको और फिर लेट्स डिस्कस कि आप क्वेश्चन इसके बाद पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर पाते कि नहीं, ठीक है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि UNFCCC की एक बॉडी बनी थी 1992 में, ठीक है। यस सर, है ना। अब क्या हुआ था कि इसको अपने ये तो एक तो बन गया, एक हमने एक ग्रुपिंग तो बना लिया, जैसे कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तो बना लिया। अब व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ काम भी तो होना चाहिए, उसको ऑपरेशनलाइज भी तो करना चाहिए कि जिसमें लोग एंगेज हो, कुछ उसका आउटपुट तो देखने के लिए मिले। तो एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल मतलब क्योटो जापान में एक जगह है, वहां पर एक प्रोटोकॉल निकल कर आया सामने कि हाँ भाई दिस इज द क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें सब साइन करो। और अब असली काम चालू होगा। असली काम क्या चालू होगा?
अब एफर्ट लगाने हैं कंट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, जहां पर वो एमिशन को कम करेंगे, जितनी भी ऐसी गैसेस हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करेंगे, उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल वाज द ऑपरेशन, मतलब दिस वाज एन ऑपरेशनल अप्रोच टू द यूएनएफ ट्रिपल सी का। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट। एक तरीके से लीगली बाइंड किए गए कि कंट्रीज को लीगल बाइंडिंग टारगेट दिए गए कि भाई आपको, जैसे कि मैंने कंट्रीज लिया, जैसे एक्चुअली ना इसमें कंट्रीज को बांटा हुआ था। ए वाज लाइक कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे एंड डेवलपिंग कंट्रीज थी। ठीक है, इस एग्जैक्ट ऐसा नहीं था पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जिनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ना बहुत पहले शुरू हो गया था 1850, और लगभग जिनको बहुत साल हो गए थे इंडस्ट्री बनाई हुई। इंडिया में तो लगभग 100 साल बाद में आई, लगभग 1950s के आसपास में इंडिया में इंडस्ट्रीज बनी थी, इससे पहले नहीं थी। यानी हमसे पहले 100 साल पहले ही जो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज चला रही हैं। तो उनके कारण जो एमिशन हुए थे ना, उनके कारण जो एमिशन हुए थे, आज वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको लीगल बाइंडिंग टारगेट दिए गए कि भाई आपको 1 साल के अंदर अंदर ये टारगेट है, इतना एमिशन कम करना है, इतना एमिशन कम करना है। किस चीज का एमिशन कम करना है? ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997। ठीक है, और ये फोर्स में आया। इसमें एक्चुअली बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी। इसको एक्चुअली टू फाइनली वर्क आउट इस क्योटो प्रोटोकॉल को कैसे प्लान करना है। ठीक है, इसको एक्चुअली कैसे प्लान करना है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। तो इसको 7 या 8 साल लग गए इसको फोर्स में आने, और ये 2005 में फोर्स में आया। ठीक है, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल इज एन एडेंडम। एडेंडम मतलब जिसको ऐड किया गया बाद में, किसमें? यूएनएफ ट्रिपल सी में। ठीक है, द प्रोटोकॉल अप्लाइड टू 6 ग्रीन हाउस गैसेज। 6 गैसेज हैं जिनको कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। आपको समझ आया क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये समझ आया ये? अभी आप बताओ, ये क्वेश्चन रिलेटेड था क्या उससे जो अभी आया था एग्जाम में? यस सर, उसमें यही पूछा था, ग्रीन हाउस गैसेस एक ऑप्शन था उसमें, हाँ हाँ और उसके साथ में और भी ऑप्शंस थे। हाँ हाँ, देखो मतलब उसमें जहां तक हाँ, मुझे लग रहा है ना, उसमें एक था क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और एक था ग्रीन हाउस गैस, जिसमें कंफ्यूजन हो सकती थी बच्चों को। ठीक है, अब आप ये देखो, एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ, लेकिन वो बहुत जनरल हो गया, बहुत ब्रॉडर टर्म में हो गया। अगर टू बी स्पेसिफिक, आप ये बताओ, जो इससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या वियना कन्वेंशन थे, वो भी तो क्लाइमेट चेंज के लिए थे, हाँ कि नहीं? लेकिन स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज का वो कौन सा पहलू वो संभालेंगे? तो क्लाइमेट चेंज का वो जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने वाला जो पहलू है वो संभालेगा। पर क्योटो प्रोटोकॉल इज आल्सो फॉर क्लाइमेट चेंज, बट वो संभालेगा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने वाला पहलू। समझे आप? यस सर। ठीक है ना? ओके, उसके बाद आता है पेरिस समिट। अब एक्चुअली क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद से ना, उसके बाद बहुत सारे होते थे, मतलब हर साल होता है ये, जितना भी, जैसे यूएनएफसीसी की ना हर साल मीटिंग होती है, यूएनएफ ट्रिपल सी की। तो उसको बोलते हैं, जैसे पहला जो आया था उसको COP1 बोला गया, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2, वैसे करके 2015 में COP21 आया, जो 2015 में आया, और वो पेरिस में हुआ था। इसको पेरिस समिट बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बहुत चीजें निकल कर आई, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत चीजें सामने आई निकल के। ठीक है, समझ आया आपको? COP21 समझ आया?
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ठीक है। अच्छा। तो अब इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से शुरू हुआ था ना, वो 2015 में खत्म हो गया था। मतलब इट वॉज नॉट, मतलब ठीक था, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ कुछ कुछ चीजें, लेकिन एक तरीके से सारी कंट्रीज का एक मतलब दे वर नॉट टुगेदर इन कंट्रोलिंग दिस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। जब ये जो पेरिस समिट है ना, पेरिस समिट में जो आउटपुट आया उसमें ये था कि अब सिर्फ डेवलप कंट्री नहीं, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं वो भी क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करेगी। अब कैसे करेंगे मदद? सो इट वाज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट intends to reduce and mitigate greenhouse gas emissions, ठीक है। 195 UNFCCC members have signed it, इन्होंने साइन किया। इससे पहले बिफोर COP21 इन पेरिस, कंट्रीज वर आस्क्ड टू सबमिट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना क्या है ये दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? इसका ये मतलब था कि सब कंट्री, मतलब ये जो समिट हुआ था ना, इससे पहले ही कुछ टाइम पहले ही UNFCCC ने सबसे पूछ लिया था कि भाई अपने NDC सबमिट करो ना। NDCs क्या होते हैं, मतलब हर कंट्री से पूछ लिया था कि तुम क्लाइमेट चेंज को या ग्रीन हाउस को रिड्यूस करने में क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको अच्छा दो चीजें, एक मैं बोलूं कि आप सब मुझे 1000 रुपीज सबमिट करोगे, तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ एक वो हो जाएगा, निगेट हो जाएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाएगा कि नहीं मुझे नहीं देना, या मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने खुद बोल दिया कि आप कितना कर सकते हो कंट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो वैसे ही कंट्रीज से पूछा गया कि भाई आप अपने एंड से क्लाइमेट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट को जो क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए या ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को रिड्यूस करने के लिए आप अपने एंड से क्या क्या कर सकते हो। तो हर कंट्रीज ने अपने अपने गोल्स दिए, तो इंडिया ने 5 गोल्स रखे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हर कंट्री का अपना NDCs होता है, तो इंडिया के भी अपने INDCs हैं, ठीक है। INDs मतलब इंटेंडेड मतलब जो स्वेच्छा से आया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको NDCs क्या है? सर आप NDCs बोल रहे हैं कि INDCs बोल रहे हैं इसको सर? नहीं, इसको INDCs भी कहीं कहीं लिखा जाता है और NDCs भी कहा जाता है। तो आई आएगा तो इसको इंटेंडेड होता है, इंटेंडेड, ठीक है। इंटेंडेड, इंटेंशन, इंटेंडेड, इंटेंडेड हाँ, नेशनली नेशनली डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ आया है क्या होता है? यस सर। ठीक है ना। तो मतलब हमने क्या, अब मैं एक चीज बता दूं आपको, इंडिया ने जो इंडिया ने जो INDC दिए थे ना UNFCCC को, जो सबमिट किए थे, इंडिया ने ऑलमोस्ट सबको कंप्लीट कर दिया है सक्सेसफुली। हमारे ऊपर ऑल्दो कोई कंपल्शन नहीं था कि हमने करने ही करने, पर इंडिया ने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो गोल रखे थे वो कंप्लीट कर दिए हैं ऑलमोस्ट, और उनको अब रिवाइज भी कर दिया है। मतलब जैसे होते हैं ना कि हमको सिर्फ 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करने थे, तो इंडिया ने 1000 कर भी दिए हैं और अब सेट भी कर दिया कि आप इतने टाइम तक हमको 5000 भी देंगे, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसमें जो निकल कर आया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। दिस इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, और इसका जो मेन उद्देश्य था, COP21 का जो मेन उद्देश्य है ना, मेन था कि क्लाइमेट जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसको 2 डिग्री के सेल्सियस तक रोकना है, एंड प्रेफरेबली लिमिट टू, मतलब उसको 2000 इसमें क्या कह सकते हैं, 2000, अभी कितना चल रहा है 2023 ना, तो इस सेंचुरी के पूरे होते होते, मतलब सन 2100 जो आएगा, मतलब ये जो 100 साल ये वाला जो सेंचुरी है, इससे पहले पहले हमको इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना ही रोकना है, और अगर हो सके तो उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम करना है। क्योंकि अगर वो बाई चांस अगर 2 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया ग्लोबल टेम्परेचर,
तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना वो बहुत बुरे होंगे, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट आ चुकी हैं और उन्होंने इतना बुरी तरीके से वार्न किया है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर ग्लोबल टेम्परेचर गया तो आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, so it was like to warn the global community, don't take this problem as lightly. This is a serious and genuine problem. ठीक है, इज दैट क्लियर? पेरिस समिट का क्या गोल था? इनको कम करना, क्लाइमेट चेंज एफर्ट को इनहेंस करना और ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री के नीचे रखना और हो सके तो 1.5 डिग्री के नीचे रखना। ठीक है, तो इंडिया की आईएनडीसीज क्या थे? इंडिया की आईएनडीसीज थे, ध्यान से समझना, पहला है एमिशन रिडक्शन टारगेट, एमिशन को रिड्यूस करना। कितना रिड्यूस करना? कि 33 से लेके 35% के बीच में इसको रिड्यूस करना है एमिशन को। जितनी भी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसको 2005 से जो भी लेवल था 2005 में, उसके कंपैरेटिवली 2030 तक उसको 33 से लेके 35% तक उसको कम करना है। समझ आया सर? ठीक है, पर ये कम कैसे करेंगे सर? मतलब क्या इसके बहुत लिए चीजें कोई? देखो, इसको कैसे कम कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं, जो कोयले से इंडिया की जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो लगभग 60% कोयले से चलती है, थर्मल पावर प्लांट से। अगर आप उसको चेंज कर दो, यू शिफ्ट टू द सोलर पावर प्लांट, you shift to the renewable energy, you shift to the hydroelectric energy, you gradually shift to the electric vehicle. That is what you can do, no? यस सर। सर जैसे पेट्रोल की जगह अब बैटरी वाले व्हीकल है, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर ना जो यूज हो रहा है। हाँ, राइट, यू आर राइट। ठीक है, तो इंडिया ने ऑलरेडी आई मीन अबाउट टू इसको करने वाला है, मतलब 2030 से पहले इंडिया बहुत कुछ जो नए रिवाइज वाले भी हैं वो भी इंडिया कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन ना इंडिया इज डूइंग रियली वेल। ठीक है, इंडिया इज इन इटसेल्फ इट्स अ गुड एग्जांपल। ठीक है, कि इतना होते हुए भी, क्योंकि हमने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बाद में शुरू किया है, स्टिल वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा आया था कि कार्बन सिंक क्रिएट करना। ठीक है, अब ये देखो कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक होता है कि जो एक्स्ट्रा CO2 है, जो एक्स्ट्रा CO2 हमारे इन्वायरमेंट में है, तो उसको एज अ सिंक, मतलब उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर जितने ट्री होंगे ना, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जहां फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं ना, तो उन फॉरेस्ट को कार्बन सिंक कहते हैं। समझ आया? जो कार्बन को, एक्स्ट्रा कार्बन को एब्जॉर्ब। दूसरी चीज, जो ओशियन होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वो भी एज अ कार्बन सिंक का काम करते हैं और वो भी एक्स्ट्रा कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर दिक्कत यह है कि एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो एसिडिक नेचर का होने लग जाता है, फिर उसको बोलते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन, जो प्रॉब्लम बाद में ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करने से होता है। क्लियर है? तो इंडिया ने उस टाइम कहा था कि हम 2.5 से लेके 3 बिलियन टन जो CO2 लगभग इतने इक्विवेलेंट का हम एडिशनल फॉरेस्ट या ट्री कवर उगा देंगे, मतलब एफॉरेस्टेशन, हम जंगल इतना डेवलप कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? यस सर। तीसरा था कि हम ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, $31 million in 2012 to 17 फॉर प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड बिहेवियर। तो हमने, जब एक टाइम था गवर्नमेंट LED बल्ब देने लग गई थी बहुत कम रेट में, बहुत चीजें LED प्रमोट करने लग गई थी। ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए हेलोजन रिप्लेस कर दिए गए, क्योंकि उसमें ज्यादा वो चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है ना? चौथा था फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, लगभग 2.5 ट्रिलियन, इट इज ऑलमोस्ट टू द GDP ऑफ इंडिया। इतना पूरा कि जो 2.5 ट्रिलियन का जो इसको नेशनल क्लीन एनवायरनमेंट फंड इसको बनाना था, मतलब इसको एक्चुअली एक फंड बनाना था, जो फंड पूरा क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज होंगी करने के लिए लगाया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा ये था कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब हमको 40% जो टोटल एनर्जी, अभी मैंने क्या कहा था कि 60% तो हमारी सिर्फ उससे आती है, थर्मल पावर प्लांट से, जो कि कोयला बेस्ड है, कोयला या फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। तो हमारा टारगेट ये था कि 2030 तक हमको 40% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ना, वो रिन्यूएबल वाली होनी चाहिए। रिन्यूएबल इन द सेंस या वो नॉन फॉसिल फ्यूल वाली होनी चाहिए। समझ आया आपको? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। और इसमें ये भी था कि 175 गीगावाट की जो एनर्जी होगी वो हमको 2021 और 22 तक उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। 175 गीगावाट की जो एनर्जी होनी चाहिए वो कंप्लीट, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ की, इस रिन्यूएबल सोर्स से आना चाहिए वो 175 गीगावाट। ठीक है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं। ओके। अब हमने क्या कर लिया, हमने इसको रिवाइज कर लिया। रिवाइज इन द सेंस, रिवाइज का मतलब, रिवाइज का मतलब हेलो, यस जी सर। सर। रिवाइज का व्हाट आई मेंट बाय रिवाइज, रिवाइज कर लिया गोल्स को। सर मतलब दोबारा से उसको लेकर आए, हाँ, कुछ भी हाँ, रिविजन, रिविजन एक changes साइड कर- है ना, दोबारा देखना उसको कि ये तो हम पूरा कर लेंगे। अब हमने जो COP 26 हुआ था ना, अभी ये किसकी बात थी? INDC कहाँ सेट किए थे हमने? COP 21 में। ठीक है, जो पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 2015। देखो 15 से लेके 21 से लेके ये था। अब जो हमने रिवाइज किया है इसको COP 26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुआ था, तो हमने एक मंत्र दिया था पंचामृत। पंचामृत मतलब पांच गोल सेट किए हमने। तो हमने क्या कहा था कि हम अभी यहाँ पर जो 175 गीगावाट का जो एनर्जी हमें चाहिए था वो 2022 तक हमको कंप्लीट करना था। ये कौन सा है? ये रिन्यूएबल एनर्जी जो आएगी ना हमारी टोटल, तो वो 175 गीगावाट हमको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए 2022 तक। तो अब हमने क्या कहा, अब हमने क्या कहा कि हम 2030 का टारगेट ले रहे हैं, जिसको हमको ये 500 गीगावाट का जो एनर्जी होगा वो हम नॉन फॉसिल से प्रोड्यूस करेंगे। नॉन फॉसिल मतलब वो चाहे न्यूक्लियर हो सकता है, वो चाहे सोलर हो सकता है, वो विंड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो हम फॉसिल यूज नहीं करेंगे, हम कोल यूज नहीं करेंगे, हम पेट्रोल यूज नहीं करेंगे। हम 500 गीगावाट, 500 गीगावाट इज अ लॉट एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है। दूसरा इंडिया ने कहा, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना ये वाला, ये रिवाइज कर लेना सारे। दूसरा था कि 50% जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी, वो हम 2030 तक, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 40% था ना, 40% एनर्जी जो वो रिन्यूएबल से, नॉन फॉसिल से आएगी। तो अभी यहाँ पर हमने कहा है कि 50%, 50%, मतलब हम सिर्फ 50% ही फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लाएंगे, बाकी जो 50% होगा वो हम रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज करेंगे। ठीक है ना। तीसरा है रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन एमिशंस बाय 2030, मतलब 1 बिलियन जो कार्बन इक्विवेलेंट का जो एमिशन है 1 बिलियन, उसको हम 2030 तक उसको रिड्यूस कर लेंगे। चौथा है रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी, जो कार्बन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसको मोर देन रिड्यूस करना है, मोर देन 45%, जितना भी हो रहा है उसका 45% से ज्यादा जो वॉल्यूम है वो हम कम कर देंगे 2030 तक। और 2070 तक हमारी कंट्री से एक भी कार्बन का एक्स्ट्रा कार्बन नहीं होगा, मतलब हम न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट जीरो हो जाएगा, कि हमारे यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा जो एक्सेस हो। मतलब हमने टारगेट सेट कर दिया है कि 2070 तक हमारी जो इकोनॉमी होगी, जो कंट्री होगी, वो नेट जीरो हो जाएगी। समझ आया? क्लियर आया? क्लियर हुआ ये? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है।
ओके, एक चीज और मैं बताता हूँ, दुनिया में अभी शायद एक ही कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव का मतलब कि एक तो होता है जिस कंट्री में CO2 बहुत ज्यादा हो रहा है, एक कंट्री है जो नेट जीरो पे है, और एक कंट्री है जो जिसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, वो है भूटान। भूटान। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस नहीं करता CO2, ये बल्कि एज अ सिंक का काम करता है, जहां एक्सेस होता है उसको सिंक का काम करता है ये। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम है रिलेटिवली। ठीक है, खैर इंडिया से तो हम वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आता है एक और एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो एक तरीके से इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है ये, मतलब किसके दिमाग की उपज है ये थी इंडिया और फ्रांस के दिमाग की उपज, इंडिया प्लस फ्रांस की। इन्होंने कहा कि हम सर ये क्वेश्चन आया था इस बार। अच्छा ये मुझे नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन बता। और सर इसका ठीक है। पीडीएफ सेंड कर सकते हो आप आज ही, इसका मतलब ये सारी पीपीटी जो है। पीपीटी तो नहीं, मैंने नोट्स बनाए हैं। I'll send you notes, all notes। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। IS से क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक तरीके से आपको ट्रॉपिकल, कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था ट्रॉपिक्स क्या होते हैं। ट्रॉपिक्स ये वाला एरिया होता है जो इक्वेटर से लगभग 23 जो नॉर्थ होता है, 23 डिग्री साउथ का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ना सूरज की जो लाइट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है इंडिया में। तो मेन इसका जो मकसद था वो था कि जो ट्रॉपिकल एरिया में जो लाइट आ रही है उसको हार्नेस करना, उसकी एनर्जी को हार्नेस करना। तो हाउ इट कैन बी डन, थ्रू हम मतलब एक तरीके से या टेक्नोलॉजीज, जिस कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं उनको टेक्नोलॉजी देंगे, सो दैट कि ग्लोबली एक तरीके से फॉसिल पे बर्डन कम पड़े और दे कैन स्विच टू द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया और फ्रांस ने क्या किया है कि जब ये हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस में ना, तो उसी टाइम ये साइन करवा लिया था। एक तरीके ये यूनाइटेड नेशन का नहीं है, ध्यान रखना, ये यूनाइटेड नेशन का नहीं है, बट यूनाइटेड नेशन इसको एंडोर्स करता है। ठीक, एंडोर्स मतलब इसको प्रमोट करता है। सो दिस इज एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्रिवन, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। किस लिए? फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, ताकि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को आप जगह जगह यूज करो, जहां पर सनलाइट आ रही है वहां पर यूज करो। ठीक है, तो दिस वाज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस for to mobilize effort against the climate change through deployment of solar energy solution। आपने देखा आजकल, आप देखोगे बहुत जगह पे ये सोलर पैनल लग रहे हैं, मैंडेटरी हो गया है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होंगे वो सारा सोलर एनर्जी का पैनल लगे होंगे जगह जगह। घर घर में सब्सिडीज में ये पैनल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कम उसमें। ठीक है, मतलब जितना उनका एक्चुअल प्राइस है सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंशियल एड। ठीक है, इसके अलावा कोची एयरपोर्ट मेरे को क्यों ध्यान आया ये कि कोची एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट, सच एयरपोर्ट विच इज कंप्लीटली energized by the solar power। ठीक है, कोची या कोचिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो कि कोचिन एयरपोर्ट ऐसा है कि जो पूरा सोलर जितना भी इक्विपमेंट या जो कुछ भी वहां पर चल रहा है, जो भी वो सारा सोलर पावर्ड है। ठीक है, इसका जो गोल है, उसका जो इंटेंशन है इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, एक सन एक दुनिया और एक ग्रिड। मतलब जो ग्रिड का मतलब होता है कि जितनी भी एनर्जी हम सोलर पावर से यूज कर रहे हैं ना, तो उसको एक ग्रिड से जोड़ देंगे। एक ग्रिड का मतलब होता है कि जहां अगर एनर्जी नहीं पहुंच रही तो उसी ग्रिड से हम उसको, मतलब एक तरीके से भी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कंट्री में पावर बहुत ज्यादा है तो यहाँ कम है। एक तरीके से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फॉसिल फ्यूल पे बर्डन कम पड़े। ठीक है, ओके, नाउ इट वाज लॉन्च्ड इन
2015 COP पेरिस में, ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं 197, दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन ISA। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो याद रखना कि इट इज द ओनली इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में, गुरुग्राम में। ठीक है, अभी आप बताओ कि जो क्वेश्चन आया था इस बार, वो कैन यू सॉल्व इट नाउ? हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अभी आप क्या क्वेश्चन था वो जो आया था? एनीवन, किसी को भी अगर पता हो एक बार क्वेश्चन बता दीजिए सर मुझे याद नहीं है, याद नहीं सीरियसली है? मुझे याद नहीं है। ओके, ठीक है। सर क्या पूछ रहे हैं आप, एक मिनट फिर से वो बोलना। क्वेश्चन आया था, आपने कहा था ISA हाँ वाला, सर, वो क्या क्वेश्चन ये क्वेश्चन? आया था, उसमें स्टेटमेंट थे, तो स्टेटमेंट 1 था, स्टेटमेंट 1 मुझे याद नहीं है, पर स्टेटमेंट 2 था कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ऐसा कुछ, या फिर इंडिया का कुछ है। तो मुझे फर्स्ट वाला याद नहीं है, सेकंड वाला स्टेटमेंट याद है। तो आई सही। गेस अब अगर इससे इससे आंसर आप दे सकते हो अभी, मतलब इज इट इनफ इंफॉर्मेशन? मेरे ख्याल से मैंने सही ही किया था, अब आंसर किया गया तो पता चलेगा। ओके ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव अंडरस्टूड ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, और इट इज द ओनली एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में। ठीक है, सो आई ट्राइड कि जितना क्रिस्प एक स्लाइड में जितना से ज्यादा और जिससे क्वेश्चन हो सके ऐसा इंफॉर्मेशन उसमें डाला जाए। ठीक है, ओके। नाउ इंडिया के एंड पे इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान बनाए ऑन क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, एक तो हो गया कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उनके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है ना उनके अकॉर्डिंग काम करना, और एक होता है कि अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनल लेवल पे पॉलिसी कैसे डिजाइन की इंडिया ने। पॉलिसी, ये जो इंटरनेशनल एफर्ट थे ना, इनको नेशनल लेवल पे लाने के लिए इंडिया अलग से पॉलिसी डिजाइन करेगा क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं NEPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्या चीज है इसको समझो पहले। सो दिस NEPCC वाज लॉन्च्ड इन 2008, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक्चुअली एक्शन प्लान था। एक चीज होती है पॉलिसी, पॉलिसी एक तरीके से गाइड करती है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ये एक्शन प्लान है कि क्या करना है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो प्राइम मिनिस्टर का एक अलग से परिषद बन गया था जिसका मेन काम था क्लाइमेट चेंज को कर्व करना। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया था। इसका मेन काम क्या था? इट वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, डिफरेंट एजेंसीज of government, scientists, industries, and the communities on the threat posed by the climate change and steps to counter it. So basically इसका मेन उद्देश्य था कि अवेयरनेस प्रमोट करना कि समझो क्लाइमेट चेंज है क्या, और ये क्या क्या इसके थ्रेट हो सकते हैं, और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए एक अवेयरनेस किया गया। तो इसके अंदर ना 8 मिशन है, ध्यान रखना। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर आठ मिशन हैं। अब वो क्या मिशन हैं? 8। ठीक है, पहला है नेशनल सोलर मिशन। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर भी बहुत चीजें आएंगी कि सोलर मिशन को कैसे प्रमोट करना है। दूसरा है इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा है सस्टेनेबल हैबिटेट, जो हैबिटेशन होना चाहिए जहां रहते हैं हम वो सस्टेनेबल कैसा हो। ठीक है, वाटर मिशन, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, तो जो पूरा हिमालय के लिए उसके लिए अलग से एक मिशन आया है। ठीक है, एक ग्रीन इंडिया के लिए आया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए आया है, और स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। ये टोटल 8 मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना ये आप कौन कौन से हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है?
क्या उद्देश्य है इनके? ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो आपको पता है अगर कभी भी क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, जो आइलैंड, जो कोस्टल एरियाज में हैं, या जो अदरवाइज जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, ठीक है, वो उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। क्योंकि जो वेल ऑफ लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक मैनेज कर लेंगे, बट पुअर पीपल और वल्नरेबल सेक्शन उनको नहीं कर सकता। तो इसलिए उनका काम था कि पहले उनको प्रोटेक्ट करना है थ्रू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हमको जो गवर्नमेंट जो भी स्ट्रेटेजीज लेगी ना, तो उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो अपर सेक्शन है उन्हीं का फायदा हो, उसमें ये था कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको भी ध्यान रखना है उसमें, ठीक है। दूसरा था अचीवमेंट ऑफ नेशनल ग्रोथ थ्रू क्वालिटेटिव चेंजेस इनहैंसिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि नेशनल ग्रोथ जो पर्टिकुलरली क्वालिटी को प्रमोट करना है, क्वालिटी इनहैंस करनी है, किस लिए? इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तीसरा है डिप्लॉयमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज क्या मतलब होता है? कुछ भी नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो सोलर वाली हो गई या विंड वाली हो गई या कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजीज, उनको डिप्लॉय करना है, किस लिए? अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि मान लो कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर अब से 50 डिग्री रहने लग गया, तो आप ये बताओ जो फूड ग्रेन है वो तो खत्म हो जाएगा ग्रेजुअली, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अडेप्ट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट, सिर्फ मैं एग्जाम्पल साइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अडेप्टेशन का मतलब हो गया कि जैसे हमने वो एग्रीकल्चर सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे फूड प्लांट, ऐसे क्रॉप बनाएं कि जो 50 डिग्री में अडेप्ट कर जाएं, ठीक है। दैट इज वन स्ट्रेटेजी, वन अडेप्टेशन इसको बोलते हैं। मिटिगेशन होता है कि किसी के इफेक्ट को कम करना, मिटिगेट करना। आर यू गेटिंग व्हाट इज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन? तो यही दो स्ट्रेटेजीज हैं, या तो हम अडेप्ट कर ले टेम्परेचर राइज में, या उसके इफेक्ट को मिटिगेट कर लें, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक्सटेंसिवली एट एन एक्सेलरेटेड पेस। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, आई हैव सीन मेनी क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दिस पार्ट। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की पर्टिकुलरली वी विल सी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमारे यहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे वो होगा सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट एंड ये रिसोर्सेज हैं। ओके, इसको आप देख लो। व्हाट इज ब्रिक्स? सुना है किसी ने ब्रिक्स क्या होता है? यस सर। सर ये ना 5 कंट्रीज का आपस में एक कोलैबोरेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्राजील, रशिया, इंडिया। ठीक है। तो Yeah, ब्रिक्स yes. एक तरीके से कोलैबोरेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, जब भी वाइल देखो कंपैरिजन जब भी करते हैं ना, तो दुनिया से कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिक्स का ना लगभग सिमिलर एक तरीके से इकोनॉमिक, एक तरीके से काफी चीजें सिमिलर हैं, तो कंपैरिजन के हम ब्रिक्स से कर देते हैं कि लेट्स नॉट कंपेयर विद यूएस एंड सम अदर वेल ऑफ कंट्रीज, लेट्स कंपेयर विद जो सिमिलर काइंड की जो कंट्रीज हैं उनसे। तो ब्रिक्स से जनरली कंपैरिजन होता है। नाउ इफ आई से कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, तो आपको पता है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी? सर एक पर्सन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? एग्जैक्टली। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि देखो जो पूरी कंट्री कितना यूज करती है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ना, आउटपुट आएगा, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है। ये मेजर किया जाता है किलो वाट आर। किलो 1 किलो वाट आर इज 1 यूनिट, जो बोलते हैं ना घर में 1 यूनिट आ गया, ठीक है ना। इसको ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो कि मान लो कोई 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट का, ठीक है। तो अगर ऐसे ही अगर 10 बल्ब जल रहे हैं घर में, तो कितना हो गया? 1000 वाट। यस और नो? यस सर।
और वो 1 घंटे तक चल रहे हैं, 1 घंटे तक चल रहे हैं, तो जो आपका बिल आएगा ना, वो जो टोटल हो जाएगा वो 1 यूनिट आपका कंज्यूम हो जाएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू आर इनहेबिटिंग, द यूनिट रेट डिफर्स। लेट्स से 1 यूनिट कॉस्ट 8 रुपीज, तो आपका 8 रुपए का बिल आ गया, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। सो 1 यूनिट इज नथिंग बट किलोवाट आवर। कोई भी 1 किलोवाट की चीज अगर 1 घंटे तक चलती है तो उसको 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देखा गया है कि किस कंट्री में पर कैपिटा कंजम्पशन कैसा है। तो हमने देखा कि रशिया में 2013 में लगभग 6562 कंज्यूम हुआ, 6562 यूनिट कंज्यूम हुआ रशिया में, ठीक है। उसके बाद जो था वो था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद था चाइना में, उसके बाद था ब्राजील में, और सबसे कम हुआ इंडिया में 957 यूनिट्स, ठीक है। आप ये देखो दुनिया में जो ग्लोबल 3026 यूनिट्स ग्लोबल पूरी दुनिया का अगर एवरेज ले तो 3026, और उसके मुकाबले में इंडिया देखो कितना कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी नहीं, इट्स ऑलमोस्ट। और इंडिया जैसे इतना पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें 957 यूनिट से इंडिया कंज्यूम करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन भी आया था ये, ओके। अब इंडिया का एनर्जी स्टेटस देख लेते हैं। एनर्जी मतलब कहाँ से कौन सी एनर्जी हम लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि लगभग कोल से हम 51% एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कोल से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि कौन सी आपको अरेंज करना है कि कौन सी एनर्जी मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आपको ये क्रम में लगानी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कोल, सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी। देखो आपको पता है हमने कितना रखा था, 40% टारगेट रखा था ना INDCs में, यस और नो, है ना। तो आप ये देखो कि इसमें से लगभग हम 38 तक पहुंच गए थे, मतलब ये आई गेस 2021 का डेटा है ये। 40% ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, अभी प्रेजेंट हम 40 से ऊपर हैं, मतलब प्रेजेंटली हम 40% से ज्यादा की एनर्जी वो रिन्यूएबल से हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गैस, इसके बाद आता है न्यूक्लियर का जो एनर्जी, हम लगभग 3% एनर्जी यूज करते हैं न्यूक्लियर की टोटल एनर्जी कंजम्पशन में से, ठीक है ना। अगर आप इसी को खोलो रिन्यूएबल को, अगर आप एक्सपेंड करो ना सिर्फ इस वाले पार्ट को, अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था डेटा इंटरप्रिटेशन में, घोष बाबू वाला, घोष बाबू और प्रोटीन, है ना, याद है आपको? बॉडी का तो उसमें से प्रोटीन और हमने एक्सपैंड किया तो हर, ठीक है। तो उसी टाइप का ये पाई चार्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी का हमने जब एक्सपैंड किया तो इसके अंदर सोलर 12% है, लार्ज हाइड्रो 11% है, 12% ऑलमोस्ट, विंड 10% है, बायो वाला जो बायोमास का जो पावर है, और स्मॉल इसका बहुत छोटा पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये सारा रिन्यूएबल के अंडर में आता है। उसके बाद जो हमको अचीव करना था, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी एक टारगेट सेट किया था अपने लिए 2022 तक, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। खैर अब इसका कोई मतलब नहीं है कि 2022 चला गया है, ठीक है। इवन अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप देख लो कि 2022 के लिए टारगेट रखा था कि सोलर पावर हमको अचीव करना है 100 गीगावाट तक। ध्यान रखना कि सोलर पावर कितना होना चाहिए, by the end of 2022 solar power energy should be 100 gigawatt। हम उसको एनर्जी हार्नेस करना चाहिए 100 गीगावाट। दूसरा आता है विंड से हमको 60 गीगावाट की एनर्जी चाहिए। उसके बाद आता है बायोमास 10 गीगावाट चाहिए, और स्मॉल हाइड्रो उससे 5 गीगावाट चाहिए। तो टोटल जो ये एनर्जी होगी वो हमको 175 गीगावाट चाहिए बाय द एंड ऑफ 2022। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी आपको पता है सोलर एनर्जी क्या होता है। बेसिकली वी आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ सन एंड वी यूज प्रॉपर appropriate technologies to harness that, and then electricity is produced. So India में National Institute of Solar Energy है which assess
which do assessment and supervisions related to related technologies around, ठीक है। और इंडिया में कितना पोटेंशियल है, कितना इंडिया हार्नेस कर सकता है, कर रहा है, तो बेसिकली वो इस इंस्टीट्यूट का काम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है। इसने पोटेंशियल देखा। अच्छा, दो चीजें आएंगी, दो चीजें, एक तो होता है पोटेंशियल और एक होता है कि ऑलरेडी हम कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम कितना यूज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल का मतलब है कि इससे ज्यादा हम नहीं अचीव कर सकते, सो दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट, उतना ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास है, ठीक है। सो हमने इसका जो असेसमेंट किया है वो पता चला है कि 748 गीगावाट इज द पोटेंशियल, सोलर एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया। और अभी हमने कितना अचीव किया है, अभी कितना अचीव किया है, नॉट इवन 100, ये तो हमारा टारगेट सेट था। यस सोलर हमारा, अगर आप इसका देखोगे, इस वाले 150 तो ये टोटल है, इसमें से भी अगर आप देखोगे ये, तो ये लगभग 15 से 20 गीगावाट ही हम अचीव कर पाए हैं अभी, ठीक है, 15 से 20 गीगावाट ही हम अभी अचीव कर पाए। ऑल दो मैसिव एक्सरसाइज अभी हो रहा है, चल रहा है, ये इंस्टॉल हो रहे हैं जगह जगह। सो पोटेंशियल सर इसका मतलब ये है ना कि हमें सन से यानी कि सोलर एनर्जी कितनी बनानी है? हाँ, कितनी बना सकते हैं हम, 748 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है जी सर। अभी प्रेजेंटली हमने ये कब का, हाँ ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है। तो अभी हम 64 या 65 गीगावाट तक पहुंच गए हैं, अभी ये रिसेंट डेटा ऐड किया हमने लगभग। सो अभी इतना कर सकते हैं और अभी हमने सिर्फ इतना ही यूज किया है, ठीक है। इनिशियल टारगेट ऑफ 20 गीगावाट वो पूरा हो गया था 2015 में। द टारगेट वाज रेज टू 100 गीगावाट, 2015 में वो 100 ये इसके लिए टारगेट सेट किया गया था 2015 में, ठीक है, जो कि पूरा नहीं हुआ था हालांकि, ठीक है। जो कि अब देखो टॉप स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर कैपेसिटी को इनहेंस किया जा सकता है। आप ये सोचो सोलर एनर्जी पैनल हम कहाँ यूज कर सकते हैं ज्यादातर, क्या हम किसी के खेतों में जहां क्रॉप्स उग रहे हैं या फूड प्रोडक्शन हो रहा है इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं? यस और नो? कैसे नहीं लगा सकते हम, क्योंकि जो क्रॉप चाहिए, फूड क्रॉप होगा, उसको भी तो सोलर लाइट चाहिए। तो बेसिकली ये हम वहां लगाते हैं जहां पे बैरन लैंड पड़ा होता है, नॉन यूज, जो यूज नहीं होता है, या बीहड़ जंगल, जंगल भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हम लाइट नहीं रोक सकते, जो खाली एरिया पड़े हैं वहां पर ये लगा सकते हैं। तो राजस्थान में पोटेंशियल है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है, ठीक है ना? यस सर। सर Okay. छतों पर भी तो लगा होता है। छतों में कितना ही प्रोड्यूस हो जाएगा, जी है सर। ना? वो छतों में मतलब 1-2 बल्ब और जो डेली अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकता है सर उसमें ठीक है ना? KW के हिसाब से होता होगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद सर जो सब अपने घर में लगा रहे हैं वो कैसे हो रहा है फिर? मतलब इवन होटल्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंपनीज, उनका भी मतलब टॉप टेरेस वगैरह पे लगा हुआ होता है सर। देखो वो उनकी आजकल अपनी के जो रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मतलब उसमें ये इंक्लूड किया जा रहा है, सोलर एनर्जी से ही सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। एक्चुअली देखो ना, एक चीज मैं बताता हूँ आप, एक चीज होती है कि लेट्स से कि अभी हमारी डिमांड 900 गीगावाट है, ठीक है, लेट्स से, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो सकता है कि हम इसमें से बड़ा पोर्शन, लेट्स से कि 450 गीगावाट हम सिर्फ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे एमिशन कम हो सकता है। दूसरी चीज, हम डिमांड ही कम कर दे, लेट्स से ये डिमांड कुछ टाइम बाद हो गई 400 गीगावाट, ठीक है। अब 400 गीगावाट कैसे हुई? क्योंकि सबने अपना अपना यूज कर रहे हैं सोलर, किसी को जरूरत ही नहीं है ग्रिड से यूज करने की इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट? तो अगर कोई
इवन कोई सेटअप, इंडिविजुअल सेटअप, अगर कोई सोलर पावर या कोई और रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी खुद यूज कर रहा है और अपने कंजम्पशन अगर उसका हो रहा है ना, तो एक तरीके से आपने नेशनल डिमांड को कम कर दिया है। ठीक है ना? यस ठीक है। तो इसमें जो पावर प्लांट है बड़े बड़े, उसमें से हम सबसे बड़ा प्लांट है भाडला सोलर पार्क राजस्थान में। ये 2020 में कमीशन हुआ, मतलब चालू हुआ। तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ध्यान रखना, भाडला सोलर पार्क राजस्थान में है। इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पार्क इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, जितना पावर वो जनरेट कर रहा है, इट इज इन राजस्थान। और अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया थोड़ा छोटा है एंड इज सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। सर, फर्स्ट ठीक है। कौन सा है? फर्स्ट आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। अच्छा, ठीक है। ओके। पर ठीक है, वो आप एक इंडिया बार, में ही है कि इंडिया के बाहर है? नहीं बाहर होगा। अगर इंडिया में होता अच्छा, तो मैं पहला वही लिखता, वही होता था सर। ओके है सर। ना? ठीक है। दूसरा है पावागढ़। पावागढ़ कर्नाटक में है। ये 2019 में चालू हुआ था। दिस इज सेकंड बिगेस्ट सोलर पार्क इन वर्ल्ड। मतलब दुनिया के जो पहले और दूसरे हैं ना, वो इंडिया में ही है in terms of generation, and the world's largest in terms of area, world's largest, okay, area के terms में पावागढ़ है दुनिया में। हेलो, अभी आपने पूछा ना पहला कौन सा है? यस सर, so it is पावागढ़ itself इंडिया in में ही terms है। of, हाँ, in terms of generation, in terms of, sorry, in terms of area, in terms of एरिया। generation, जिससे ज्यादा पावर जनरेट होती है वो भाडला है राजस्थान में। यस सर। ठीक यस है। सर। और दूसरे में मतलब एक तरीके से ये आप ऐसा समझो कि ये छोटा पार्क है और ये बड़ा पार्क है। तो ये दुनिया का सेकंड इन टर्म्स ऑफ एरिया और ये दुनिया का फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। पर जनरेशन के टर्म्स में दिस इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड दिस इज सेकंड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। ठीक है। ओके। एंड थर्ड इज वन मोर कुरनूल। क्वेश्चन। अभी ये हाँ जी। जितने भी है जो आप बता रहे हैं, राजस्थान वाला एंड ये आंध्र कर्नाटक। प्रदेश और ये हाँ कर्नाटक, तो सर इन सबको मैनेज गवर्नमेंट ही कर रही है? मतलब ये गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ही अंडर करती है, आता है? बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट करती है इनको। ठीक है। इनके लिए यानी ना स्पेसिफिक, प्राइवेट कंपनीज नहीं है ये? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नहीं कर सकती। देखो कुछ कुछ हमारे यहाँ इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं ना, जिनको सिर्फ कुछ कुछ, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है या रेलवेज हैं, ये पूरा पब्लिक कंपनी देखती है, मतलब सरकारी देखती है। कुछ कुछ चीजें हैं जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों जॉइंट वेंचर होता है। कुछ कुछ होता है कि जहां पर सिर्फ देखती, मतलब प्राइवेट देख सकती है, रेगुलेटेड बाय द, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना खर्चा क्यों बढ़ाएगी जब कोई प्राइवेट वाला उसको इजीली कर पाएगा। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर तो हमको कोई, दिस इज नॉट अ क्रिटिकल सेक्टर। कोई भी टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है, तो गवर्नमेंट सिर्फ उसको सुपरवाइज करने का काम करती है। तो इट डिपेंडिंग अपॉन कि एक जॉइंट वेंचर है या पब्लिक, सिर्फ पब्लिक पब्लिक देख रही है, तो इट इज नॉट लाइक, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट में सर सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट? दैट आल्सो डिपेंड्स। ऐसा नहीं है That वहां also स्टेट और depends. सेंट्रल, जैसे दिल्ली मेट्रो है फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 50% दिल्ली गवर्नमेंट का है ना? तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। वो इजीली किसी के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं और मैंने वो पाल लिया है हाथी, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हाथी पालना इज नॉट अ बिग डील, बट एक तरीके से उसका फायदा भी तो होना चाहिए, उसमें फायदा भी हो और लोगों को सहूलियत भी मिले। ठीक है। अगर वो इजीली मैनेज हो रहा है प्राइवेट के द्वारा, या ऐसा भी हो सकता है जिसमें तीनों इन्वॉल्व हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ कुछ सेक्टर हैं जहां सिर्फ पब्लिक ही, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जो भी होती है ना, तो वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर देखती है। ठीक है। उसमें बाहर वालों का नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। एंड थर्ड इज कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश में 2017 में ये कमीशन हुआ था। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, तीन, एटलीस्ट तीन तो आप याद कर लेना।
ओके, Yes. नाउ कम्स द विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी क्या है? एनर्जी का हमारे पास जो टारगेट है, दिस इज ओवरऑल टारगेट, जो कि है 60 गीगावाट। ठीक है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? दिस इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अभी हमारे पास लगभग 40 गीगावाट हमारे पास इंस्टॉल्ड अभी हो गया है, और हमारे पास टारगेट है 60 गीगावाट का। ठीक है, तो 31 जनवरी का जो मैंने लास्ट डेटा लिया है गवर्नमेंट वेबसाइट से, उसमें से लगभग 42 गीगावाट हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि जहां पर ये जो विंड की एनर्जी को हम इसको थ्रू द विंड मिल इसको हार्नेस कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है, ओवरऑल जितना भी कैपेसिटी है, वो 4th लार्जेस्ट है। अब आप ये देखो कि ये मैप देखना आप ध्यान से, तो ये यहाँ पर ये विंड स्पीड है, ये मैंने लिखा है एवरेज विंड स्पीड। तो इसमें जो ये रेड और ऑरेंज और येलो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है रिलेटेड मतलब इन विद रेफरेंस टू दिस इंटरनल जो अंदरूनी पार्ट है इंडिया का, इसके कंपैरेटिवली जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, वहां पर बहुत ज्यादा विंड का जो स्पीड होता है उसको हम हार्नेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग विंड एनर्जीज। तो आप ये देखो, ये जो जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश कुछ पार्ट हो गया इसका। तो यहाँ से हम एनर्जी, अगर आप ये बताओ, मैं अगर यहाँ पे लेट्स से आई मीन हरिद्वार, इफ आई पुट विंड मिल इन हरिद्वार, तो क्या फायदा होगा उसका? ठीक है, सो व्हाई आई एम सेइंग दिस मच पोटेंशियल, कोस्टल एरिया की स्टडी हुई है, तो यहाँ पर हमको हमारे पास पोटेंशियल है। अगर हम पूरी दुनिया में अगर ग्लोबली पोटेंशियल देखें, तो वी आर इन 4th लार्जेस्ट जिनके पास कैपेसिटी है अभी। ठीक है, और इसकी जो स्टडी जो भी विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, या जो ऑफशोर करना है या ऑनशोर करना है, ठीक है, ऑफशोर और ऑनशोर समझ रहे हैं आप? ऑफशोर का मतलब होता है कोस्टल एरिया से बाहर, मतलब समुद्र में, ठीक है, और इनशोर होता है समुद्री कोस्टल एरिया के पास में। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टडी वगैरह करता है वो करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, एक मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये इंस्टीट्यूट काम करता है। ठीक है, इट टास्क टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज द विंड एनर्जी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसमें है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, 41 गीगावाट, 9 गीगावाट, लगभग 9 गीगावाट गुजरात और कर्नाटका में सेम है, 5 गीगावाट महाराष्ट्र में, राजस्थान में 5 गीगावाट, आंध्र प्रदेश में 4 गीगावाट, मध्य प्रदेश में 4 गीगावाट। ठीक है, तो आप पहले याद कर लो कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, गुजरात में और कर्नाटका में। ठीक है, जो पावर प्लांट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, जैसे देखो ये 1.5 गीगावाट का है, 1.5 गीगावाट का सिंगल पावर प्लांट है, ये है मुपंडल विंड फार्म कन्याकुमारी में, यहाँ पर बहुत बड़ा विंड मिल है, सबसे बड़ा। फिर है जैसलमेर विंड पार्क, जैसलमेर, ये है 1 गीगावाट का। ब्रह्मनवेल विंड फार्म धुले महाराष्ट्र में, इसे 0.5 गीगावाट का। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इज इट क्लियर? Okay, now comes this hydro energy. Now what is hydro energy? Hydro energy का मतलब हो रहा है, आप ये समझो, हाइड्रो एनर्जी के लिए ना हमको एक चीज तो बहुत प्री रिक्विजिट है कि पानी ऐसा नहीं ऐसा बहना चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर अंडर द ग्रेविटी, वो अगर जो ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो पानी बहता है ना, तो उस बहते हुए पानी को हम यूज करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे आप ये देखो,
अगर मान लो सिंपल यूं बह रहा है पानी सीधा सीधा, तो क्या हम उसको जनरेट कर सकते हैं पावर उससे? अगर पानी बहुत स्लो बह रहा है तो उससे तो नहीं सर। घूमेगा ही नहीं। ठीक है, जी रोटर सर। घूमने के लिए जितना ज्यादा ग्रेविटी, जितना ज्यादा स्लोप होगा या जितना ज्यादा वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा, जिसको बोलते हैं फिजिक्स में mgh, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें मास होता है, ग्रेविटी होती है और हाइट होती है। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी ना, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी आया, यहाँ पर रोटर्स लगे हुए हैं, ये अगेन फिजिक्स यहाँ पे उसको घूमते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके दिस गोज टू द जो स्टेशन होते हैं और वहां से उनको किया जाता है। तो भारत का जो सबसे बड़ा है वो टिहरी डैम है। टिहरी डैम, इसका जो पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल से 2400 मेगावाट है। इसका जो पोटेंशियल विच इज 2.4 गीगावाट अलोन, जो सिर्फ टिहरी डैम से इतना जनरेट होता है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट टू द उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नियर बाय स्टेट्स। ठीक है, सो इस हाइड्रो, और इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो एनर्जी का। ठीक है, इंडिया में ध्यान रखना, इंडिया में हाइड्रो एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है ना, आई कॉन्ट टॉक अबाउट द अदर जो पेनिनसुलर रिवर है, मतलब जो जैसे जैसे नर्मदा हो गई और जो लोअर जो कावेरी हो गई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है यहाँ पे, मतलब दे आर लाइक फ्लो हो रही है। ठीक है, दे आर जस्ट फ्लोइंग। बट अगर मैं हिमालयन रिवर्स की बात करूं तो हिमालयन रिवर्स ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, पहाड़ों से नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि आपको पता है हिमालयस आर द दुनिया के सबसे जो हाई माउंटेन रेंज है, हाई। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं कह रहा हूं मैं एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो हिमालय। और जब वहां से पानी गिरता है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो ज्यादा होगी तो इंडिया में जो हाइड्रो एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। इज इट क्लियर ना? बोलते रहे हैं ना? ठीक है, ओके। हाइड्रो एनर्जी का अगर हम बात करें, आप देखो तो टोटल टारगेट हमारा गीगावाट का कितना था? 5 गीगावाट, और जो कि हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, ऑलमोस्ट। तो इंडिया इज द 5th ग्लोबली फॉर इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी, 5वां। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर पूरी कंट्रीज को मैं करूं, रैंक करूं, तो इंडिया 5वें नंबर पे आता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो अलोन इंडिया में लगभग 150 गीगावाट का पोटेंशियल है। 150 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का पोटेंशियल है लगभग। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी हम 5, बहुत कम। अभी हम ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्यों? ब्रह्मपुत्र हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल। व्हाई? सर क्योंकि वो स्लोप पे बहती है। एग्जैक्टली, ब्रह्मपुत्र आपने देखा होगा, अगर ये भूटान है और दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक जगह आती है तिब्बत में, नामचा बरुआ बोलते हैं जिसको। यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे टर्न लेती है अंदर की तरफ अरुणाचल प्रदेश से, और यूं बह जाती है। तो इससे जो पोटेंशियल बनता है ना, वो बहुत ज्यादा बनता है, हाईएस्ट पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा, जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट होंगे वो अरुणाचल, असम वगैरह में बनते हैं, यहाँ पर वो बनते हैं पावर प्लांट। ठीक है, और उनकी एनर्जी हार्नेस करके पूरे एरिया को एनर्जी दी जा सकती है। ठीक है, अगर हम गंगा की बात करें तो आप, या हिमालयन रिवर की बात करें, तो जैसे ये हो गया अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, गंगा वगैरह, ये सब इनकी एनर्जी को हम हार्नेस करके यहाँ पे पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह बन सकते हैं। तो ज्यादातर जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, वो हिमालयन एरिया में ही है। ठीक है, उसके बाद है इंदस, ब्रह्मपुत्र के बाद इंदस एंड देन गंगा। इंडिया में 197 गवर्नमेंट, एज पर द गवर्नमेंट डेटा, 197 हाइड्रो पावर प्लांट है इंडिया में अभी तक। प्रेजेंट कैपेसिटी है 46 गीगावाट की। प्रेजेंट अभी जो है 21 मार्च 2020 तक इसकी जो कैपेसिटी है टोटल, वो 46 गीगावाट है। मतलब इतना जनरेट हम करते हैं हाइड्रो एनर्जी से।
द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एट दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में पावर प्लांट है, उसका नाम भूल गया हूं मैं, वो बना था 1898 में, वो सबसे पहला है एशिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। समुद्र, शिवनसा समुद्र कर्नाटका में है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ओके एक चीज और ध्यान रखना, हम इंडिया में, सिर्फ इंडिया में बात करते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो हम दो भागों में बांटते हैं इसको, एक स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है और एक लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है। तो जो 25 मेगावाट तक की जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, 25 वाट तक, उसको हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, और जो 25 मेगावाट से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना? ये 25 से कम होगा तो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, 25 से ज्यादा होगा तो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है ना? यस सर। ओके उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल का मतलब होता है, जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, थर्मल का मतलब हीट। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि अर्थ के अंदर की जो हीट है, आपने गर्म पानी के सोते देखे हैं कहीं, जो नीचे से ठंडी जगह होगी और गर्म पानी आ रहा है नीचे से? किसी ने नहीं देखा? सर कुंड देखे हैं गर्म पानी के। तो वो, हाँ वो वो वही सोते होगा। ही हैं मतलब, है ना? तो वो वही है। ठीक है, तो जैसे बद्रीनाथ में है ना एक कुंड, एग्जैक्टली माना, वो माना में है, माना मनी, कुंड हो गया, जी या सर। है ना? ग- तो एक्चुअली वो होता क्या है कि अगर जैसे ये कुंड है, ठीक है, तो एक्चुअली ना नीचे से जो अर्थ का ना नीचे पता है आपको मैग्मा होता है। ठीक है, जैसे ये है मैग्मा है यहाँ पे, तो ये ना इट कम्स आउट, इससे जनरली क्या होता है जो पहाड़ी इलाकों में ना, तो ये ऊपर तक आ जाता है और वो नीचे रहता है। और अगर यहाँ पे कोई पानी का सोर्स होगा ना, तो वो आपको लगेगा कि पानी गर्म आ रहा है, तो वो एक्चुअली नीचे मैग्मा से नीचे या कुछ ऐसी गर्म चीजें हैं जहां से वो टच हो रहा है पानी। अब दो चीजें हो रही है, स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है नीचे से जो एक्विफर्स होते हैं, वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है आप ऐसे समझिए, वो ग्राउंड वाटर भी है और वो नीचे से मैग्मा भी उसको टच करके हीट कर रहा है। तो हमको लगता है कि मतलब उसको तप्त कुंड बोलते हैं या बहुत चीज, पर्टिकुलरली दिस कोल्ड रीजन, जैसे एक मणिकर्ण साहिब है ऊपर, यस सर, वहां पर उसी का भी है ना, एग्जांपल दे रही थी जी है ना? सर। तो वहां पर ये जो अर्थ का जो मैग्मा होता है ना, उसके टच में ये हॉट रॉक्स होते हैं, उनके टच में वो पानी गर्म हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी व्हाट इट डज, इट यूटिलाइजेस दैट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट टू द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड द जियोथर्मल। एंड इंडिया हैज again good potential natural heat derived from the earth's interior that can be used to generate electricity and heat structures। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी स्टिल इन द नेसेंट फेज। व्हाई आई एम कॉलिंग इन नेसेंट फेज, हमारे यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है, बट अभी इतनी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि नहीं आई है, या आप ऐसा भी समझिए कि जैसे हिमालयन रीजन पे, हिमालय का जो नेचर है ना वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कच्चे पहाड़ है। ठीक है, अगर वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ना इस एनर्जी के लिए, तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने अभी इसको ज्यादा यूटिलाइज किया नहीं। ठीक है, now this is one institution called the Geological Survey of India. It discovered around 350 hot spring across the country। 350 बड़े सोते जो हॉट स्प्रिंग है वो देखे। हेलो डॉली, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है, नाउ इट हैज पोटेंशियल टू जनरेट अराउंड 10 गीगावाट वो। ठीक है, पूगा वैली, आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, मतलब काफी पूछा जाता है। पूगा वैली लद्दाख में है, इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफ दिस, जहां से हम जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूगा वैली लद्दाख में। मीन सर Okay. लद्दाख में भी हॉट वाटर वाला कुंड, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वाटर पर्टिकुलरली जो बॉडी है? हिमालयन रीजन है ना, वहां पे आपको बहुत सारे ये हॉट स्प्रिंग आपको दिखेंगे। ठीक है, आप ये देखो पोटेंशियल लोकेशन, मैंने लोकेशन का ही बनाया है, जैसे पूगा वैली हो गया, मणिकरण हो गया, देन देयर इज अ सोहना, देन दिस तुवा, उनाई, इस वाले रीजन में, जिस वेस्टर्न घाट में। इसके बाद ये जो रीजन है
विंध्या विंध्या बोलते हैं इसको, विंध्या रेंज, ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देन भूगा एंड दिस पार्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर भी आपको दिस जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल साइट मिल सकते हैं आपको। इसका एडवांटेज आप ये देखेंगे, दिस इज मोर एक्सेसिबल, इसका कॉस्ट लोअर होता है, दिस आर रिन्यूएबल, अगेन इट कॉज नो पोल्यूशन, इट कैन क्विकली इंस्टॉल्ड एंड लोअर ग्रीन हाउस गैसेस। Okay, now comes the biomass energy. Just few more slides and we are done for today. We will be done for today. ठीक है, बायोमास एनर्जी का क्या है कि बायोमास आप समझ रहे हैं क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है इधर बायोमास इज अ रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो कि प्लांट या एनिमल से आता है। अब वो डेड भी हो सकता है या वंस लिविंग भी हो सकता है, कि कभी जिंदा रहा हो, ठीक है। इट कैन नॉट बी फॉसिल, फॉसिल अलग होगा। यस सर। ठीक है, आप सिर्फ एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फॉसिल खतरनाक क्यों है, ये कार्बन एमिशन क्यों जनरेट करते हैं। ध्यान से देखो कि मान लो कि एक कोई लेट्स से डेड ऑर्गेनिज्म, ये फॉसिल बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर का जो कार्बन है ना, अब ये समझो, ध्यान से एक समझना कि जो पुरानी कंडीशंस थी ना लाखों साल पहले की, अगर मैं कंडीशन देखूं ना, तो CO2 की जो मात्रा थी ना वो बहुत थी, कई गुना थी, प्रेजेंट टाइम के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और अब जो CO2 की कंडीशन है ना बहुत कम है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो उस टाइम पे अगर ये एक ऑर्गेनिज्म था तो इसके अंदर भी कार्बन कंटेंट होगा कि नहीं? Yes, अगर sir. मान लो लेट्स से एक मेरा एक पेट है और वो लेट्स से ही और शी गेट दैट, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें उस प्रेजेंट टाइम पे जो भी उसके अंदर का कार्बन कंटेंट होगा ना, तो वो उतना ही कार्बन होगा जितना भी इन्वायरमेंट में है, मतलब एक है ना, समझ रहे हो? मतलब तो सारे अगर वो बॉडी में वो उतना ही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली वो उतना ही रहेगा, और वो हल्का हल्का ग्रेजुअली डिके होता है, हल्का हल्का, ठीक है। तो आप ये समझो जो प्रेजेंट जो पास्ट कंडीशंस थी ना, वहां पे कार्बन बहुत ज्यादा हुआ करता था एनवायरनमेंट में, बहुत ज्यादा, है ना। तो उस टाइम की जो कार्बन है ना वो इसके अंदर दबी हुई थी, ठीक है। लेकिन आज उनको खोला जा रहा है, खोदा जा रहा है और उनको बर्न किया जा रहा है। अब जब वो बर्न करते हैं ना, तो उस टाइम का जो कार्बन था उसके अंदर वो सारा रिलीज हो रहा है सराउंडिंग में, जो कि एनर्जी तो वो बहुत ज्यादा दे रहा है क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, बट एट द सेम टाइम इट इज एमिटिंग द ग्रीन हाउस गैसेस एज वेल, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? बहुत Yes, इजी sir. है, बहुत इजी है। पुराना टाइप का जो पुराना कार्बन है वो आज हमारे एनवायरनमेंट में इज द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। अगर मैं लकड़ी काटूं, मतलब पेड़ काटूं और उसकी लकड़ी बनाऊं, उसको जलाऊंगा ना, तो उससे कार्बन एमिशन नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं आज लकड़ी काटूं, उससे सिर्फ धुआं होगा, उससे सिर्फ डस्ट पार्टिकल, पर्टिकुलर मैटर होंगे, लेकिन कार्बन एमिशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस। बायोमास की एनर्जी में और जो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी में देयर इज अ डिफरेंस। बायोमास में आप कुछ भी जला लो, लकड़ी काट के जला लो, कुछ भी जला लो, बायोमास मतलब अगर आपने अभी की कंडीशन से कुछ भी बायोमास लिया, जैसे आपने गन्ने के छिलके हैं जो बचे हैं वो जला दिए, धूल होगी, धुआं होगा, बट कार्बन एमिशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir. तो बायोमास भी अगेन पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। तो दिस इज वन ऑफ द रिन्यूएबल, है ना। बायोमास इज अ रिन्यूएबल भी है ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, जिसमें वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, वुड रेजिड्यूज हो सकता है, एनर्जी क्रॉप्स हो सकता है, एग्रीकल्चर जो फार्म का जो भी हमने रेजिड्यूज बचा है, वो पराली हो गई, कुछ भी हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। सर आप तो ये क्या बोलते हैं, ये जो कोल होता है वो भी पुराने फॉसिल से ही होता है ना? कोल पुराना फॉसिल है, सॉरी, पुराना फॉसिल है, कोल हो गया, हाँ वही पेट्रोल बोल हो रही गया। हूँ। हाँ हाँ, तो जैसे वो उस समय का पुराना फॉसिल रहेगा, तो हाँ, अगर उसको भी बर्न करेंगे तो वही कार्बन जो आप बोल रहे हैं एमिशन होगा कुछ भी, हाँ, चाहे वो पेट्रोल उसी होगा, टाइम का। जितना
हाँ, उसी टाइम का कार्बन आज रिलीज होगा, आज हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, विच इज नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ। ओके। ठीक है, इसीलिए तो कार्बन, जो पुराना कार्बन आज रिलीज हो रहा है ना, इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर मान लो कि ओके सर। करते ना, तो जितना मर्जी हम लकड़ी काट के जलाते, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बट दिक्कत ये हुई है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बनी थी, पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न कंट्रीज, तो सारा कोल बेस्ड हुआ करता था, फॉसिल बेस्ड हुआ करता था। तो अभी जनरेट हुआ, वो कहाँ फैलेगा? ऐसा थोड़ी नहीं कि इंग्लैंड की जो फैक्ट्री है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही एमिशन करेगी। एयर है ना, वो फ्लो करके पूरा ग्लोबली वो इम्पैक्ट करेगी, है ना। तो कोल that way। बेस था मतलब सर वेस्टर्न कंट्रीज में समझी नहीं वो पार्ट। मतलब वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, आप बोल रहे हैं कि कोल बेस्ड थी, हाँ, फॉसिल जो बेस्ड थी, मतलब क्या? फॉसिल नहीं बेस्ड का समझा सर। मतलब है कि देखो, कोई भी इंडस्ट्री चालू करने के लिए एनर्जी चाहिए। यस सर। एनर्जी कहाँ से आएगी? बिजली तो एकदम से आई नहीं ना, बिजली तो बहुत बाद में आई, है ना। पहले तो ये कोयला और ये यही जलाते थे, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो उससे हम्म, कोल बेस्ड इंडस्ट्री थी। पहले रेल भी तो, ट्रेन भी तो कोयला जला के चलती थी, हाँ सर, हाँ सर। है ना। तो ओके उस ओके, टाइम वैसा उन्होंने, कह रहे हैं आप। ओके ओके। हाँ, एक तरीके से आप ऐसे समझो कि उन्होंने हमसे 100 साल ज्यादा फॉसिल जला लिया है, और हम तो अभी बडिंग स्टेज में ही हैं। हमको तो, हमारी इंडस्ट्री को तो 100 साल भी नहीं हुआ अभी पूरा, समझ रहे हो। यस। यस हाँ, सर। तो अराउंड 32% ऑफ द टोटल प्राइमरी एनर्जी अपनी कंट्री में यूज इन कंट्री स्टिल डिराइव फ्रॉम द बायोमास। तो एक तरीके से इंडिया में ना 32% का जो सोर्स रहता है वो लगभग बायोमास से आता है। 70% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, 70% की जो आबादी है भारत की, वो अभी कहीं ना कहीं वो इसी पे बेस्ड है, बायोमास एनर्जी पे। ठीक है, इसका अगर मैं पोटेंशियल बताऊं तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा 28 गीगावाट, तो इसका अदरवाइज जो बगासी से नहीं है, बगासी होता है तो ये लगा लो इस टोटल 42 गीगावाट का पोटेंशियल है। बगासी होता है जो गन्ना, जो मिल का जो गन्ना बच नहीं जाता, सर यूज यस होने सर। के बाद जो बचता है। हाँ, वो जो सूखा सूखा बच जाता है, उसके जो हाँ जी छिलके हाँ जी होते सर। हैं, तो ना उसको बगैस कहते हैं। तो उससे एनर्जी जनरेट हो सकती है। तो टोटल पोटेंशियल हो गया 42 गीगावाट। अब क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है? एक तो हो गया कंबर्शन, कंबर्शन हो गया कि हमने उसको जला दिया और उससे जो हीट हो गई उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा होता है को जनरेशन इन शुगर। को जनरेशन का मतलब होता है, को जनरेशन का मतलब होता है कि जैसे इसमें जनरेशन, आपको जनरेशन का मतलब तो समझ आ रहा है ना, जनरेशन, है ना। यस तो सर यस को सर। का मतलब होता है साथ में, सह जिसको बोलते हैं। तो को जनरेशन का मतलब यस हो गया सर। कि आपने जो वो ये लिया, जो ये बगासी था, हमने इसको बर्न किया और इसको जला के जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उससे शुगर मिल चला रहे हैं। तो एक तरीके से दो काम हो गए। जो पहले शुगर मिल चलनी थी इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमने क्या किया, जो ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसी से हमने को जनरेट कर दिया, समझ रहे हो। उसी की एनर्जी से हमने शुगर मिल चला दी। दिस इज कॉल्ड को जनरेशन। ओके, एंड कम्स द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है जहां पर हम, तीन टेक्नोलॉजी हैं, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये तीन टाइप की रिएक्शन होती हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करती हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल कि कैसे होता है, कैसे काम करता है, पर ध्यान रखना। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है कि एक बड़ा एलिमेंट है, कोई बड़ा, उसमें हमने बम्बार्टमेंट करते हैं दूसरे किसी चीज से, ठीक है, सब अटोमिक होते हैं, और वो फिशन होता है, फिर उसमें ग्रेजुअली एनर्जी जनरेट होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये दो अगली, ये टोटल तीन टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिससे मैसिव एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में वी यूज 3% ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अपने टोटल एनर्जी कोटा में से 3% की जो एनर्जी आती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से आती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स, पांचवा नंबर का जो है हमारा जो सोर्स है एनर्जी का, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 पावर प्लांट है अक्रॉस द कंट्री, जो कि लगभग
6.7 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया का जो पहला थोरियम बेस्ड, अभी तक जितने दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो यूरेनियम से चलते हैं, ठीक है। और इंडिया का जो थोरियम पे बहुत कम चलते हैं, थोरियम पे। तो थोरियम एक कंपाउंड है, एक मटेरियल है, थोरियम न्यूक्लियर एलिमेंट है, जो जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं। और एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है भाविनी, वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट भाविनी यूजिंग द यूरेनियम 233 इज बीइंग सेट अप इन कलपक्कम, तमिलनाडु में ये सेट हो रहा है, इसको बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है भाविनी, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो देखो ये नरोरा है उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, राजस्थान में है, तारापुर में है, काकरपारा में है, काइगा में है, मद्रास में है, और कुंडाकुलम पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये पावर प्लांट है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। 1 और 2 टॉपिक आर लेफ्ट। एक तो सिर्फ वो बच गया डिजास्टर मैनेजमेंट और सॉइल और फॉरेस्ट बच गया, ठीक है। एंड टुमारो इंक्लूडिंग दिस 3 टॉपिक, और वी विल बी डूइंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। टुमारो विल बी ओवर टिल गेट ओवर, ठीक है ना। जी सर। एंड टुमारो 6 o'clock in the evening, ओके सर। ठीक है ना। कल 6 बजे क्लास होगी, ठीक है, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।